आज से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो जा रही है। ज्येष्ठ के हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की पहली बार श्री राम से भेंट हुई थी। यही वो तारीख है। साथ ही साथ इसी माह में उन्होंने भीम का घमंड भी तोड़ दिया था। हनुमान भक्तों के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज भगवान हनुमान के दर्शन से सारी मनोकामनाएं जो हैं पूरी हो जाती हैं। वैसे तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिरों में विशेष चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन आज की छटा अलग ही देखने को मिलती है। लखनऊ में बड़ा मंगल की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। सबसे ज्यादा रौनक अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में देखने को मिलती है, जैसे यहां के नवाब शुजाउद्दौला की बेगम और दिल्ली की मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम ने बनवाया था। कहते हैं कि बेगम के सपने में स्वयं बजरंगबली आए थे और जिसके बाद ये मंदिर। बात यह है कि जो आज पूरे प्रदेश में बड़ा मंगल मेला चल रहा है वो परंपरा इसी मंदिर की ही देन है। लखनऊ में अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ शुरू हुई ये परंपरा उत्सव का रूप ले चुकी है। आज के लिए बड़े पैमाने पर लड्डू बनाए गए हैं। मंदिर में हनुमान भक्तों की भारी भीड़ है। आज श्रद्धालु सिर्फ हनुमान जी के दर्शन ही नहीं कर रहे, बल्कि भंडारे में भी शामिल हो रहे हैं। इसमें जात या मजहब का कोई भेद नहीं है। अवध के नवाबों की तरफ से स्थापित अलीगंज मंदिर को सांप्रदायिक सद्भाव के केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है। ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल मनाया जाता है, जिसमें पूरे अवध क्षेत्र में विशेषकर लखनऊ में छोटे बड़े भंडारे होते हैं। हनुमान जी की कृपा से लोग दूसरों को भोजन कराते हैं। लेकिन रोचक है इसका इतिहास, क्योंकि इसका इतिहास अवध के नवाबों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसको अवध के नवाबों ने स्थापित कराया था। ये पूरा क्षेत्र अलीगंज कहा जाता है और आलिया बेगम के नाम पर है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम आलिया बेगम को कोई संतान नहीं थी, और जब उन्होंने सपने में देखा, क्योंकि वो हनुमान भक्त थी, तो उनको पता चला कि हनुमान जी की कृपा से ऐसा हो सकता है। हालांकि उसके बीच में भी कई ऐसी घटनाएं हुई उनके साथ, और उसके बाद उनको जब संतान हुई मंगलवार को, तो उन्होंने उसका नाम मंगलू रखा, यानी नवाब सादत अली खान, जिनको मंगली मिर्जा भी कहा जाता है। तो अवध का ये शानदार इतिहास, ये एक तरह से सांस्कृतिक भी एक बात है। लखनऊ में हर्षोल्लास से बड़े मंगल का आयोजन आज भी जारी है। आज के दिन जगह जगह लोगों को भोजन, लंगर और जलपान कराया जा रहा है। मान्यता है कि बड़ा मंगल पर बजरंगबली की पूजा, व्रत और दान करने से शनि की 7.5 और ढैया से राहत मिलती है। इस बार ज्येष्ठ माह में कुल 4 मंगलवार पड़े हैं। आज ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार है और वैभव आज के दिन की बहुत ज्यादा मान्यता है, और इसकी शुरुआत लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर से ही हुई थी। देखिए, बजरंगबली की कृपा पाने के लिए आज विशेष दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब जो है नजर आ रहा है। देखिए, अमूमन अगर मंगलवार की बात करें तो बजरंगबली के भक्त मंदिर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन बड़ा मंगल जो है उसे लेकर विशेष मान्यता है। यही कारण है कि सुबह से ही मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है। आज के दिन यानी ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम से हनुमान जी की भेंट हुई थी, इसीलिए आज के दिन को विशेष रूप में मनाया जाता है। कहते हैं आज के दिन जो भी आप मनोकामना मांगेंगे, मंदिर जाएंगे हनुमान जी के, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मंदिरों में सजावट है। आज के दिन विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। चाहे बात करें, लोगों को भोजन कराया जाता है, मेला लगता है। अगर बात लखनऊ की करें तो तमाम तरीके के आयोजन आज होते हैं। उसकी तस्वीरें आज हम जीएनटी पर आपको दिखाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि आज का दिन क्यों इतना विशेष है। देखिए, आपको दोबारा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि आज ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है। यूं तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना की जाती है, मंदिरों में भीड़ अमूमन नजर ही आती है, लेकिन आज का दिन यानी ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार विशेष हो जाता है, क्योंकि इसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। बात अगर लखनऊ की करें तो वहां पर मेला भी लगता है। आज के दिन भंडारा होता है, तमाम श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है, जलपान कराया जाता है, और ये भी मान्यता है कि आज जो कुछ भी आपके मन में मनोकामना है वो पूर्ण होती है, यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी के मंदिर में पहुंचते हैं। तो देखिए, आप ग्राफिक्स भी देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि सुबह से ही मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। कोई सिंदूर लेकर पहुंच रहा है, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है,
उसके साथ ही आज अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष महत्व है। हमारे साथ तमाम सहयोगी होंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे लखनऊ और दिल्ली के मंदिरों से कि किस तरीके से जो हनुमान भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए, चौथा बड़ा मंगलवार अगर हम बात करें तो वो 30 मई को है। आज ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है। इसकी विशेष मान्यता है। ज्येष्ठ माह का हर मंगलवार बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। विशेष मान्यता है। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और आज के दिन का विशेष महत्व भी होता है। बड़ा मंगल को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, उसके बारे में भी अभी हमने आपको बताया कि इसी दिन पहली बार भगवान राम से हनुमान जी की भेंट हुई थी। पहली बार उन्होंने उनसे भेंट की थी, पहली बार मुलाकात हुई थी। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतू झा के पास चलते हैं जो कि दिल्ली के मंदिर से जुड़ी हुई है। नीतू, देखिए, हमारे दर्शकों को हम लगातार बता रहे थे कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यूं तो अमूमन मंगलवार को हनुमान मंदिर में भक्त आते ही, लेकिन आज बड़ा मंगलवार है। तो ऐसे में अगर दिल्ली के मंदिरों की बात करें तो किस तरीके से वहां पे तस्वीरें नजर आ रही हैं, भक्तों में कितना हर्षोल्लास है? देखिए सरगम, हनुमान जी की पूजा हो और भक्तों की कतार ना हो तो फिर क्या ही कहने। अगर मैं इस वक्त हनुमान मंदिर की बात करूं, इस वक्त मैं सीपी के हनुमान मंदिर में मौजूद हूं। यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे ही मंदिर खुल जाता है और तब से ही जो भक्त हैं हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी को प्रभु राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए युग कोई सा भी हो हनुमान जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। तो हनुमान जी का आशीर्वाद पाने भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। खासतौर पर आज बड़ा मंगल है तो हनुमान जी की विशेषकर पूजा भी हो रही है। यहाँ पर भी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का कुछ देर में पाठ होगा। भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी सीधा आपकी उनसे बात करवाऊं, क्योंकि वो किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं ये जानना भी काफी अहम हो जाता है। कहाँ से? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं, हनुमान जी की पूजा करने आए हैं। क्या खास आशीर्वाद मांगा? कुछ नहीं है, जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। बिल्कुल बड़ा मंगल मना रहे हैं आज लोग। क्या प्रसाद चढ़ाया है आपने? बूंदी। देखिए, बूंदी और लड्डू हनुमान जी का जो पसंदीदा प्रसाद होता है। कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से आए? चांदनी चौक से। हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाया है? बूंदी। बिल्कुल सरगम, अगर मैं मंगलवार की बात करूं तो चूंकि आज तो चलिए बड़ा मंगल है, अमूमन आम दिनों में भी सीपी का जो ये हनुमान मंदिर है काफी भीड़ होती है यहाँ पर। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूंगी कि आपको जरूर घुमाकर दिखाएं कि किस तरह से भीड़ है यहाँ पर चारों तरफ। मेरे सहयोगी अभी आपको दिखाएंगे कि भीड़ है चारों ओर। भगवान के लोग दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं, आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। कहते हैं धार्मिक कथाओं के हिसाब से आज का ही वो दिन है जिस दिन पहली बार प्रभु राम हनुमान से मिले थे, और हनुमान और राम की भक्ति की गाथाएं तो हम सबने खूब सुनी है, इसलिए लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं। नीतू, क्योंकि भक्तों की भीड़ तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ हमको वॉलंटियर्स भी नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि ये जो क्यू है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि हम ज्यादा भीड़ संभालने को नहीं होती है, इसलिए लगातार इस प्रकार की भी जो है तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। नीतू, बिल्कुल, मैं एक बार कोशिश करूंगी कि किसी वॉलंटियर से ही मैं बात कर लूं। ये बताइए, मंदिर में भीड़ बहुत होती है, किस तरह से तैयारियां करते हैं आप लोग कि भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके? मंगलवार के दिन तो भीड़ हो गई, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो मंगलवार को तो भीड़ होना है। अच्छा, किस तरह से तैयारियां की जाती है? आज तो दिन भी बहुत बड़ा है। लाइन से आते हैं और ऐसे अंदर 4-4 आदमी 5-5 आदमी खड़े होते हैं, प्रसाद चलाते हैं, भोग लगाए, टीका लगाए, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, भीड़ चाहे जितनी भी हो वैभव और सरगम, लेकिन अगर आप हनुमान मंदिर की यहाँ पे बात करें तो जो तैयारियां हैं वो पूरी पुख्ता होती है। मेरे सहयोगी एक बार आपको दिखाएंगे कैमरा इस तरफ जूम करके कि किस तरह से लाइन लगाई हुई है, जिससे जो भक्त हैं वो आसानी से आ जा सके, उन्हें आने में कोई तकलीफ ना हो, और क्यू में उन्हें भेजा जाता है। और हर क्यू में यहाँ पर वॉलंटियर को तैनात किया गया है, जिससे भीड़ जब ज्यादा बढ़े तो उस पर नियंत्रण भी पाया जा सके। यहाँ भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए वॉलंटियर्स हैं।
साथ ही नीचे क्योंकि आज बड़ा मंगल है तो खास तौर पर जो बूंदी है उसका प्रसाद बनाया जा रहा है और कुछ ही देर में हनुमान जी का जो सुंदर कांड होगा और हनुमान चालीसा पाठ होगा वो भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नीतू, और मैं देख पा रही हूँ वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। वैसे मैं हनुमान मंदिर कई बार आई हूँ, वहां पर जैसे आप कह रही थी कि हर मंगलवार भीड़ होती है, लेकिन आज तो बड़ा मंगलवार है, विशेष महत्व है आज के दिन का। लेकिन वहां पर भक्तों के यहाँ पर जो हुजूम उनका उमड़ा हुआ है, आप उनसे जरा बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ वो आज चढ़ाने के लिए लाए हैं, क्योंकि आज विशेष तौर पर सिंदूर और चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने सरगम। नीचे भी जब हम मंदिर में आ रहे थे, जो एंट्रेंस था वहां हमने देखा कि चोला, आपने कहा एक चलिए भक्त हमें मिल गए हैं, कहाँ से आए हैं? ये शिवाजी एन्क्लेव दिल्ली। अच्छा ये बताइए, आज के दिन पूजा का विशेष महत्व है, किस तरह से आप हनुमान जी को उनकी आरती करके? कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है, आपके हाथ में इस वक्त क्या क्या मौजूद है? प्रसाद और माला। देखिए हनुमान जी तो बहुत, जैसे सरगम हम जानते हैं शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, काफी शांत देवताओं में इनकी गिनती होती है, आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी तो एक लड्डू खाकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ और भक्तों से बात करूंगी। कहाँ से? मैं बलजीत नगर, पटेल नगर। कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना है? पसंद करते हैं, पूजा उनकी भक्ति करके। देखिए अब यहाँ जो पूरा मंदिर है वो श्री राम के नारों से गूंजने हैं, आपको लोग श्री ये राम बिल्कुल नहीं तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिल्पी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। लखनऊ की बहुत ही प्राचीन मंदिर से शिल्पी आप जुड़ी हुई हैं। इसका इतिहास तो क्या ही बताया जाए, इतना पुराना इतिहास है, इतने वर्षों पुराना है। और निश्चित तौर पर सामाजिक अगर हम सौहार्द की बात करें तो ये अपने आप में दर्शाता है ये मंदिर, क्योंकि बहुत कहा जाता है कि देखिए इतना पुराना जो मुगल काल से चला आ रहा है इसकी परंपरा, और शुजाउद्दौला और साथ ही साथ उनकी जो बेगम है आलिया, उनने मिलकर इसका निर्माण कराया। शिल्पी शायद शिल्पी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। नीतू दोबारा एक बार कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। नीतू जब तक आप हमें लगातार दर्शन करा रही थी और साथ ही साथ भक्तों से बात करने की कोशिश कर रही थी नीतू आप। बिल्कुल, पहले तो मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगी कि जूम करके वैभव और सरगम आपको भी जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन कराने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज्यादा है तो हो सकता है दिक्कतें हों, लेकिन हनुमान जी का जो ये रूप है इसकी पूजा करने भक्त यहाँ पहुंचते हैं। भीड़ चूंकि बहुत है, देखिए सरगम आपने चोले की बात की थी, आपको बच्चों के हाथ में भी हनुमान जी का झंडा नजर आएगा। कहाँ से आए? दिल्ली। हनुमान जी की पूजा करते हैं? हाँ। हनुमान चालीसा गाते हैं? थोड़ा सा गा के सुना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुम लोग जागर, राम दूत तुल्य धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सिंहासुन इसके संगे कंचन। सरगम छोटे छोटे बच्चों को भी हनुमान चालीसा याद होती है। हमारे जो घर होते हैं, अमूमन घरों में बच्चों को बचपन से ही हनुमान जी की जो गाथाएं हैं वो खूब सुनाई जाती है। और आपको याद होगा, आपका हमारा बचपन, जब भी हम रामायण देखते थे तो हनुमान जी हम सबके फेवरेट कैरेक्टर हुआ करते थे, क्योंकि वो पूरी रामायण के सुपर हीरो भी कहे जाते हैं। कुछ और भक्त हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पूजा कोई भी हो, भक्तों का जो उत्साह होता है वो बहुत खास होता है। देखिए तो आपके पास महिलाएं मुझे क्यों में नजर हमारे साथ लखनऊ के बेहद प्राचीन मंदिर से जुड़ी हुई हैं शिल्पी। 400 साल से भी पुराना इतिहास है इस मंदिर की अगर हम बात करें, और लखनऊ से ही तो बड़े मंगलवार की जो शुरुआत हुई थी परंपरा की वो हुई थी। तो ऐसे में वहां पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं उस मंदिर में हूँ जहाँ से बड़ा मंगल की परंपरा शुरू हुई थी, और इस बात को कहा सुना जाता है कि अवध के नवाबों ने बड़ा मंगल की परंपरा को शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मंदिर में आज भी हर जाति वर्ग के लोग आते हैं। कल जब हम लोग यहाँ आए थे तो एक मुस्लिम महिला भी यहाँ दर्शन कर रही थी। इसके पीछे यही है कि जिस तरह से अवध के नवाबों ने राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी में इस मंदिर को स्थापित किया था,
क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अलीगंज कहा जाता है, यानी जनाबे आलिया या आलिया बेगम के नाम से बना हुआ है। और कहते हैं नवाब जो तीसरे नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी जो बेगम थी जनाबे आलिया, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्हें रात में हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसके बाद की कथा यह है कि निर्दिष्ट स्थान पर वो पहुंची और वहां पर उन्होंने एक तरह से हनुमान जी की पूजा अर्चना भी की और उसमें कई बातें कही सुनी जाती हैं। लेकिन इतना तय है कि उसके बाद उनको संतान हुआ और पुत्र की उनको प्राप्ति हुई और उसका नाम उन्होंने, क्योंकि मंगलवार को ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उसका नाम उन्होंने मंगलू रखा। यानी कि आप सोच सकती हैं कि अवध में किस तरह की परंपरा थी। और उसके बाद जो मंगलू थे वो बाद में अवध के नवाब भी बने, उनको मंगली मिर्जा भी कहा जाता था। आज भी ये परंपरा यहाँ देखी जा सकती है कि यहाँ के जो घंटे जो अभी बजते हुए आपको सुनाई पड़ रहे हैं, उनमें से कई घंटे मुस्लिम जो यहाँ के जो मानने वाले हैं उन्होंने दान किए हैं और यहाँ की वो परंपरा आज भी चल रही है। दूसरा ये है प्रैक्टिकल जो स्वरूप है बड़ा मंगल का, वो ये कि ज्येष्ठ के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कहते हैं कि नवाब बहुत दयालु थे और उन्होंने इस परंपरा को यहाँ पर शुरुआत इसकी की थी कि जिससे ज्येष्ठ के मंगलवार को कम से कम कोई भूखा न रहे। और आज भी अगर आप लखनऊ आकर के देखेंगी तो हर कदम पर एक भंडारा है जिसमें लोग अपनी श्रद्धा से लोगों को भोजन करा रहे हैं। और कहते हैं आज भी यहाँ कोई मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ के सभी मंगलवारों में कोई भी भूखा नहीं रहता है। तो ये अनूठी परंपरा संस्कृति से जुड़ी हुई, साझी विरासत से जुड़ी हुई और एक सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम करती हुई है। लेकिन लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार लोगों की भीड़ है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर संख्या थी। जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहा है, हमें यहाँ पर एक अखंड रामायण का पाठ भी होता है, वो भी होता रहता है, लगातार 24 घंटे चलता है। शिफ्ट में उसकी ड्यूटी लगती है, जो लोग करते हैं उसको, यानी वो रात में भी कभी बंद नहीं होता। तो ये अनूठी परंपरा आज भी यहाँ कायम है, अवध की साझी विरासत की। शिल्पी, एक बात बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने तमाम फैक्ट्स बताए। एक बात तो समझने वाली हो गई कि देखिए ये देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको ये दर्शाता है मंदिर, साथ ही साथ जो प्लूरलिज्म है इस देश का वो भी देखने को मिलता है साफ तौर पर। दो सवाल है मेरे आपसे। पहला ये कि आपको जो भक्त हैं उनमें भी आपको तमाम अलग अलग, जैसे कि आपने भक्त बताया, वो देखने को मिल रहे होंगे। दूसरा सवाल ये है कि बाकी मंदिरों में और इस मंदिर में कुछ और भी डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, चूंकि मुगल काल से बनाया गया है और तमाम जैसे कि शिरडी साईं बाबा मंदिर है उसी प्रकार की झलक देखने को मिल रही है। देखिए, हनुमान जी रक्षक है। कहते हैं कि जो भी उनका ध्यान करता है, जो भी उनको मानता है, उसकी वो रक्षा करते हैं। और अवध में अगर आप देखें तो ये जो साझी विरासत है ये बहुत आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इस मंदिर की अगर आपने बात की, इसकी विशिष्टता तो यही है कि ये अवध में बेगम आलिया द्वारा स्थापित है। ये जो प्रतिमा हनुमान जी की आप इस समय देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के बिल्कुल एक्सक्लूसिव, जहां पर लोग अभी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। वो प्रतिमा कहते हैं कि एक बहुत गहरे गड्ढे में मिली थी और जब बेगम आलिया उसको ले करके हाथी की पीठ पर लाद करके लेकर जा रही थी तो वो यहीं पर ठहर गए, यानी हाथी बार बार बैठ जाता था। और फिर जो रात्रि हुई उसमें बेगम आलिया को यह स्वप्न आया कि हनुमान जी यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो आप देखिए किस तरह से साझी विरासत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ जैसे मैंने बताया जो घंटे लगे हुए हैं, जो द्वार बना हुआ है, उसमें से कई मुस्लिम भक्तों ने दान किया है, उनको डोनेट किया है। जैसा मंदिरों में आमतौर पर परंपरा रहती है कि भक्तों की सुविधा के लिए लोग श्रद्धा अनुसार इसको देते हैं, यहाँ जो हम कह सकते हैं कि ये वाली बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मंदिर है, जरूर जो लोग आ रहे हैं उनके मन में ये बात है, लेकिन एक गर्व है साझी विरासत को लेकर के, अवध की संस्कृति को लेकर के। देखिए, राम के अनुज लक्ष्मण की ये नगरी है, तो अपने आप में ही ये राम से जुड़ी हुई है। और अवध में आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, यानी महाबली राम भक्त हनुमान हर जगह रक्षक बनकर के खड़े हैं। और विशेषकर ये वाला जो मंदिर है, इसमें लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी मनोकामना हनुमान जी तुरंत पूरी करते हैं। और तब से आज तक चाहे कोई भी अपनी कोई भी बात लेकर के आया हो, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ये महीना मई का चल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर जनवरी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां मई के महीनों में भी
जनवरी की तरह भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वहां पहुंचे कई सैलानियों की गाड़ियों की छत जो है बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। ऐसा ही नजारा उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों 4 धाम यात्रा का जोश हाई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बीच भक्त दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी के बाद मंदिर परिसर सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। बात अगर हम करें केदारनाथ धाम की, तो वहां भी भक्तों का जो जोश है वो हाई है। इस बीच चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इन दिनों वहां के पहाड़ बर्फ से लदे हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ बर्फ की मोटी चादर नजर आएगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान प्रचंड ठंड का सितम जारी है। बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, दोनों ही जगहों पर मौसम लगातार करवटें बदल रहा। बात बद्रीनाथ धाम की जाए तो श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच यहां हो रही बर्फबारी का आलम देखने लायक है। बोल बद्री के जयकारों के बीच आस्था से लबरेज श्रद्धालुओं के लिए पल पल रूप बदलते मौसम की तस्वीर भले ही रोमांचित भी कर रही है। लगातार गिरते बर्फ के फाहे यकीनन यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए किसी सरप्राइज से भी कम नहीं, लेकिन जिस अंदाज में यहां बर्फबारी हो रही है उससे ठंड बढ़ने की आशंका गहरा गई है। मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिस वजह से बद्रीनाथ धाम यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही। वजह पिछले कुछ रोज से हो रही बारिश, बर्फबारी और सर्दी का सितम। वहीं रही सही कसर जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड कर दे रही। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम ठीक होने पर ही यात्रा शुरू करने की अपील की है। मौसम का पल पल बदलता मिजाज केदारनाथ धाम में भी दिख रहा। बेतहाशा हो रही बारिश और बर्फबारी यहां भी यात्रा को प्रभावित कर दे रही। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी यात्रा व्यवस्थाओं को चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खबर है कि खराब मौसम के चलते ही केदारनाथ धाम के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल तो वही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। भारी बर्फबारी के चलते यहां हेली सेवा भी चरमरा सी गई है। फिलहाल तो प्रशासन यहां भी खासतौर से श्रद्धालुओं से यात्रा को लेकर सावधानी बरतने की अपील कर रहा। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। तो इन तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि बारिश और बर्फबारी के बीच ज्यादातर सेवाएं इन दोनों ही धामों में बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुसार व्यवस्था सेवाओं को सुधारने की कोशिशें जारी हैं। केदारनाथ धाम से लेकर केदारनाथ बेस कैंप तक करीब 8 से 10 हजार यात्रियों की रहने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं से मौसम ठीक होने पर ही यात्रा शुरू करने की अपील की गई। यकीनन दोनों ही तीर्थ स्थानों में खराब मौसम को लेकर प्रशासन के इन दिशा निर्देशों को श्रद्धालु समझें और मौसम सही होने पर ही आस्था से लबरेज होकर इन धामों की यात्रा पर निकलें। चमोली गढ़वाल से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते यात्रा मार्ग बंद करना पड़ा है। हालांकि इसे दुरुस्त करने के लिए सेना के जवान बर्फ काटकर रास्ता बनाने में भी जुटे हुए हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचने वाला रास्ता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई फीट जम गई मोटी बर्फ की परतों को काटते सेना के जवान। चमोली गढ़वाल में बसा श्री हेमकुंड साहिब इन दिनों बर्फ के आगोश में है। बेशक हेमकुंड साहिब तक यात्रा मार्ग देखने में बेहद खूबसूरत दिख रहा, लेकिन इन दिनों भारतीय सेना के जवान मौसम की बेरुखी और कड़कड़ाती ठंड के बीच बर्फ काटकर रास्ता बनाने के काम में जुटे हैं।
बता दें कि विश्व प्रसिद्ध सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू हो रही। श्रद्धालु इस दिन से ही दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। मगर 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब तक पहुंचना फिलहाल तो खतरे से खाली नहीं। इसलिए यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सेना के जवान यहां बर्फ काटने में जुटे हैं। पहले मौसम की बेरुखी, ऊपर से ये यात्रा मार्ग जिसमें 3 से 4 किलोमीटर का दायरा तो हर साल पूरी तरह से ग्लेशियर से पड़ जाता है। इसलिए इस बार भी बर्फ को काटकर गलियों वाला रास्ता बनाया जा रहा। वैसे तो मौसम यहाँ भी बद्री केदार की तरह फिलहाल खराब ही है, लेकिन मौसम की दुश्वारियों के बीच कभी राहत मिलती है तो भारतीय सेना के जवान यहाँ पर रास्ता बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पर 10 से 15 फीट बर्फ, यहाँ तक कि पवित्र सरोवर भी बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे में जवानों के सामने 20 मई तक बर्फ से जम गए गुरुद्वारे और आसपास के इलाकों को दुरुस्त करने की एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि बेतहाशा ठंड के दौरान हेमकुंड साहिब में तापमान माइनस में रहता है। ऐसे में हर साल जवान यहां पर रास्ता बनाने का काम करते रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कतें न आएं। चमोली गढ़वाल से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में अचानक हुई बर्फबारी के बाद कुलगाम में कुछ लोग फंस गए। इनमें कई सैलानी भी नजर आए जो दूसरे राज्यों से वहां घूमने पहुंचे थे। तभी आपको बता दें, यात्रियों के फंसने की खबर बीआरओ को तत्काल मिली, जिसके बाद बीआरओ के जवान जो है वहां लोगों की मदद करने के लिए तुरंत पहुंच गए। सबसे पहले जवानों ने वहां फंसे लोगों को चाय पिलाई, उन्हें ठंड से बचाने के तमाम इंतजाम किए। बाद में सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। इसी तरह अनंतनाग में भी बर्फबारी की वजह से उस इलाके के कई लोग वहां पर फंस गए थे और दूर तक बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही थी। रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर वहां पर पहुंचे और इन जवानों ने वहां फंसे 30 से ज्यादा परिवारों और उनके पशुओं को भी बर्फबारी के बीच सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया। अब वो सकुशल हैं और उनके तमाम जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी चालू। दिल्ली की यमुना और उसके आसपास का प्रदूषण हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है, मगर उसको गंदगी से बचाने के लिए अब तक कई कोशिशें भी हुई हैं। इसी कड़ी में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से एक अनूठी पहल इन दिनों चर्चा में है। दरअसल अब यमुना का किनारा रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से महकेगा। तो क्या है यमुना किनारे सुंदर माहौल बनाने की ये पहल? दिल्ली से हमारी संवाददाता नामिका गौड़ की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली को फूलों का शहर बनाने की तैयारियां हो रही। तस्वीर यमुना किनारे के उन क्षेत्रों की है जहां कभी गंदगी और बदबू का अंबार था, लेकिन एक अच्छी पहल के तहत यमुना किनारे कुदसिया घाट से लेकर आईटीओ बैराज तक की ये जगह अब चेरी ब्लॉसम और चिनार की खुशबू से महकेंगी। दरअसल हाल ही में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की देखरेख में यमुना नदी के 3 टापू यानी आइलैंड पर 1400 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इनमें से एक आइलैंड पर पहली बार 600 पौधे लगाए गए, जिनमें 300 पौधे तो खासतौर से चेरी ब्लॉसम और चिनार के रोपे गए। यमुना घाट में एक आइलैंड में जहां पे 600 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों में से 2 प्रजातियां बहुत खास हैं। एक है चिनार के पौधे की प्रजाति और दूसरा है चेरी ब्लॉसम। जो चिनार का पौधा है, चिनार का पेड़ है, वो कश्मीर में पाया जाता है। इसके लाल पीले खूबसूरत पत्ते होते हैं और चेरी ब्लॉसम की अगर हम पौधे की बात करें तो ये जापान में पाया जाता है। इस पौधे में सफेद और गुलाबी रंग के खूबसूरत फूल उगते हैं जो जापान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और अब ये पौधे दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे। इन पौधों को, ये पौधे दरअसल ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन इन पौधों को दिल्ली के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए 1 महीना पहले नर्सरी में रखा गया ताकि ये दिल्ली के वातावरण में ढल सके। जम्मू कश्मीर और जापान के तापमान में उगने वाले चिनार और चेरी ब्लॉसम के पौधे को तीनों आइलैंड पर सबसे ऊंची जगह पर लगाया गया। इससे पहले इन सैपलिंग्स को 1 महीने तक बैलेंस्ड टेम्परेचर में नर्सरी में रखा गया ताकि दिल्ली के मौसम में ये अनुकूलित हो सके। फिर इन सैपलिंग को आपस में 3 मीटर की दूरी पर लगाया गया, जबकि बाकी बची जगहों पर ग्रिड फॉर्मेशन में दूसरी सैपलिंग लगाई गई। दिल्ली के एलजी की यमुना को सुंदर और आकर्षक बनाने की ये पहल स्थानीय लोगों को पसंद आ रही। ये एलजी साहब का बहुत अच्छा प्रयास है यमुना को सफाई का। पिछले यहाँ पे तकरीबन 6 महीने से एलजी साहब रेगुलर यहाँ दौरा कर रहे हैं और कल यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा ट्री प्लांटेशन का काम किया है
जो लोग यमुना को देख के नाक पे कपड़ा लेके निकलते थे, आज यहाँ आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ और आप भी खड़े हो। ये उन्हीं की बदौलत है जो ये सारा काम हो रहा है, और यहाँ हजारों की तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यमुना नदी के किनारे टापुओं पर खुशबूदार और सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां यहाँ के माहौल को जरूर महकाएंगी, जिसके लिए चेरी ब्लॉसम और चिनार ही नहीं बल्कि कचनार, वीपिंग विलो, सेमल, बॉटल ब्रश, बोगनविलिया और कनेर के फूलों के 1400 से ज्यादा पौधे शामिल किए गए। बेशक कोशिश सराहनीय है। उम्मीद है गंदगी से जूझ रही दिल्ली वाली यमुना के किनारे की फिजा बदलेगी। इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए फूलों की वादियों से खिलने वाले तीनों टापुओं की हिफाजत पर एलजी साहब अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे चुके हैं। भले ही इन पौधों की देखरेख की हिफाजत वन विभाग के पास है, मगर टेरिटोरियल आर्मी पर भी इन पेड़ पौधों को किसी भी भारी छेड़छाड़ से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिल्म जगत से आई शानदार खबर की हम बात कर लें। देखिए, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री अब हो चुकी है द केरला स्टोरी। पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को फिल्म जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने जा रहे हैं। और आपको जैसा कि पता है, जब से फिल्म रिलीज हुई है तमाम जो सियासतदान है वो एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त कर रहे हैं। उसी क्रम में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री ये फिल्म कर दी गई है। अगर आप तमाम प्रदेश देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से खबर निकल कर आई जब उन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया, और अब उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया।